हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और सभी स्वस्थ होंगे। आज हम लोग जो प्रीवियस ईयर के 42 ईयर्स के हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, उसी क्वेश्चंस की सीरीज में सेकंड लेक्चर है। और जहां तक हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसी के बाद के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। याद रहे, प्रिपरेशन के साथ में एक इंपॉर्टेंट बात और आपको ध्यान रखनी है कि आपका स्वास्थ्य बिगड़ने ना पाए। अगर आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, अगर आप बीमार हो जाते हैं, तो यकीन मानिए आपकी प्रिपरेशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। आप लोग अच्छे से खाना खाइए और अननेसेसरी फूड मत लीजिए, उससे आपको प्रॉब्लम होगी। खाना बिल्कुल सिंपल रखिए, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हैं और यहाँ पर एक एक दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जरा भी कहीं पर उल्टा सीधा खाते हैं तो आप यकीन मानिए आपको कहीं ना कहीं हेल्थ प्रॉब्लम होने वाली है। इसलिए आप लोग अपनी डाइट को बिल्कुल सिंपल और हेल्दी रखिए और बस मेहनत करते जाइए, खूब मेहनत करिए, पूरे डेडिकेशन के साथ मेहनत करिए और पूरे दम लगा के मेहनत करिए। जब आप अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे, मेहनत करेंगे, जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और वही कॉन्फिडेंस आपको सिलेक्शन दिलाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंड लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और जहां तक हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये 2019 का जेई मेंस का क्वेश्चन है। जेई मेन का क्वेश्चन जनवरी वाले स्लॉट में आया है, जो जनवरी को स्लॉट हुआ था 2019 में। आपको पता है 2 स्लॉट में मेंस का एग्जाम होता है, जनवरी में होता है और फिर अप्रैल या मई में होता है। तो अभी ये जनवरी वाले स्लॉट में जो क्वेश्चन आए हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में कहा है ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट कंटेन्स 92 ग्राम ऑफ Na+ आयन पर किलोग्राम ऑफ वाटर। एक सॉल्यूशन है सोडियम सल्फेट का, ये सॉल्यूशन है सोडियम सल्फेट का Na2SO4। इसमें 1 kg वाटर में 92 ग्राम Na+ आयन है। इस सॉल्यूशन में वेट ऑफ Na+ आयन कितना है? 92 ग्राम। और इस सॉल्यूशन में जो वाटर का वेट है, वेट ऑफ वाटर, वो है 1 kg। ठीक है। और इसमें कहा गया है मोलैलिटी ऑफ Na+ आयन इन द सॉल्यूशन मोल पर केजी क्या होगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। मोलैलिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको रखना है, इससे सिंपल क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। और हम हमेशा यही बात आपसे कहते हैं, जेई मेंस इवन एडवांस में भी क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं। तो फटाफट जल्दी से बताइए मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होगा। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैलिटी ऑफ Na+ आयन क्या होगा? मोलैलिटी का फॉर्मूला, मोलैलिटी का डेफिनेशन क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। अभी आपको Na+ का मोलैलिटी पूछा है, Na+ का वेट दिया है, तो इसका मोल्स क्या हो जाएगा? वेट ऑफ Na+ अपॉन मोलर मास, मोलर मास इनटू वेट ऑफ वाटर किसमें होना चाहिए? केजी में होना चाहिए। तो यहां पर Na+ का वेट कितना है? 92 ग्राम। और Na+ का मोलर मास कितना होता है? Na+ का मोलर मास 23।
अभी Na का जो मोलर मास होगा वही Na प्लस का होगा। इलेक्ट्रॉन के कम ज्यादा होने से मोलर मास चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर मोलर मास Na का है 23 और वाटर 1। तो इसका देख लीजिए कितना आएगा, 4 मोलर। मोलर को हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इतना आसान क्वेश्चन जी मेंस में पूछते हैं। सभी को समझ में आया? इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 2017 जेईई मेंस का क्वेश्चन है। 2017 जेईई मेंस का क्वेश्चन है, जेईई मेंस का। इसमें देखिए क्या कहा है, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स बाय मास इन द बॉडी ऑफ ए हेल्दी ह्यूमन। देखिए जो हेल्दी पर्सन है, हेल्दी ह्यूमन है, उसके बॉडी में जो एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं उनका परसेंटेज दिया है। उनका परसेंटेज दिया है ऑक्सीजन 61.4%। ऑक्सीजन का परसेंटेज है 61.4% और कार्बन 22.9%, हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन 2.6%। नाइट्रोजन है 2.6%। ये मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन यहां पर इनके परसेंटेज दिए हैं। और ह्यूमन जो बॉडी है उसका वेट है 75 kg। ये क्वेश्चन में दिया है और आपसे पूछा है कि अगर हम हाइड्रोजन को H1 प्रोटियम एटम से रिप्लेस कर दें ड्यूटेरियम को, यहां पर हाइड्रोजन 1 ये है। अगर हम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें किससे? ड्यूटेरियम से। हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय ड्यूटेरियम, प्रोटियम इज रिप्लेस्ड बाय ड्यूटेरियम H12 से, तो वेट गेन कितना होगा? बताइए कितना वेट गेन होगा? यहां पर अगर 75 kg का पर्सन है तो हाइड्रोजन कितना होगा? वेट ऑफ हाइड्रोजन होगा 75 का 10%, 7.5 kg। अब ये ह्यूमन बॉडी में प्रोटियम है। प्रोटियम हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। हाइड्रोजन 3 आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, ज्यादा परसेंटेज प्रोटियम का होता है, ड्यूटेरियम ट्राइटियम बहुत कम होते हैं। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है इफ वी रिप्लेस दिस आइसोटोप्स बाय दिस आइसोटोप देन व्हाट इज द वेट गेन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो सिंपल सी बात है कि जब हम प्रोटियम को ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर देंगे तो जो हाइड्रोजन है उसका वेट डबल हो जाएगा ना। जो हाइड्रोजन है उसका वेट क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। जल्दी बताइए, सभी लोग एनर्जेटिक होके बैठिए। तो यहाँ पर प्रोटियम को ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर देंगे तो हाइड्रोजन का वेट डबल हो जाएगा। तो वेट गेन क्या हो जाएगा? वेट गेन हो जाएगा, वेट गेन हो जाएगा कितना? हाइड्रोजन 7.5 kg है, अभी हर एटम का मास डबल हो गया, तो अब 7.5 kg से कितना हो जाएगा? इसका डबल, 2 × 7.5
और -7.5 kg वेट के ऊपर। यही आंसर। कितना आसान क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होके क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको तरीका समझ में आएगा। भाई जितने बच्चे हमारा वीडियो देख रहे हैं वो सारे ट्रू फाइटर हैं, इसलिए मुझे लगता है कि उनके बेसिक्स इतने आसान कैसे परसेंटेज निकालेंगे, कैसे, ये तो आप मैथ के स्टूडेंट हैं, सब आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो यहां पर आपका ऑप्शन है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में 7.5 kg दिया गया है। ठीक है, देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 जेईई 2017 का क्वेश्चन है, मेंस का 2017 मेंस का क्वेश्चन है। अभी इसमें कहा गया है 1 ग्राम ऑफ कार्बोनेट ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्सेस HCl प्रोड्यूसेस 0.0। देखिए मेटल कार्बोनेट M2CO3 इसका 1 ग्राम दिया है, 1 ग्राम। ये जब HCl के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या देगा, जल्दी बताइए। जब HCl के साथ में रिएक्शन होगी मेटल कार्बोनेट की, और मेटल कार्बोनेट उन्होंने दे रखा है, मेटल कार्बोनेट M2CO3 फॉर्म का है, इसका मतलब ये मेटल कैसा है, मोनोवैलेंट या डाइवैलेंट, जल्दी बताइए। कैसा मेटल है, मोनोवैलेंट या डाइवैलेंट? मोनोवैलेंट। इसकी वैलेंसी होती है -2, इसकी 1 होगी तभी तो ये फॉर्मूला बनेगा। और जब ये HCl से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड के सॉल्ट से वीक एसिड को फ्री कर देते हैं। ये वीक एसिड का सॉल्ट है किसका, कार्बोनिक एसिड का, H2CO3। तो यहां पर क्या है, इससे H2CO3 निकलेगा और प्लस MCl निकलेगा, लेकिन ये अनस्टेबल होता है, ये तुरंत ब्रेक हो जाएगा। किसमें ब्रेक हो जाएगा, H2O और CO2 में अनस्टेबल होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड के सॉल्ट से, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड के सॉल्ट से, ये वीक एसिड का सॉल्ट है, किसका सॉल्ट है, MOH बेस और H2CO3 का सॉल्ट है। ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड के सॉल्ट से वीक एसिड को रिमूव कर देते हैं। ये आपका अनस्टेबल है, H2 और CO2 में ब्रेक हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ये कहा है कि 1 ग्राम M2CO3 से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है वो निकल रही है 0.01186 मोल, 86 मोल। इतना कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही है। तो आपको मोलर मास निकालना है। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ दिस, इसका मोलर मास निकालना है। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा, लेकिन छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो मेटल कार्बोनेट है इसमें कार्बोनिक एसिड वीक होता है, इसीलिए HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो वीक एसिड के सॉल्ट से वीक एसिड को निकाल रहा है, H2CO3 को रिमूव कर देगा। ये हमारी रूल होता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड के सॉल्ट से वीक एसिड को निकाल देता है। और ये केवल एसिड के केस में नहीं, बेस के केस में भी लगता है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस को आप कहीं सॉल्ट और वीक बेस में डाल देंगे तो वीक बेस रिमूव हो जाएगा। तो यहां पर आपको इसका मोलर मास बताना है। बताइए कैसे करेंगे, वेरी सिंपल। ये रिएक्शन बैलेंस करेंगे सबसे पहले। जब भी आप मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, मोल कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली इन बैलेंस केमिकल रिएक्शंस। बात समझ में आई? बिना रिएक्शन बैलेंस किए आप केमिकल रिएक्शन में मोल कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई करेंगे। तो यहां पर अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं
तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि फाइनल रिएक्शन क्या होगी, M2CO3। ये बीच की स्टेप हम लोग खत्म कर देते हैं। यहाँ पर HCl से रिएक्शन होगा और फाइनली आपको H2O और CO2 मिलने वाला है और प्लस MCl। अब देखिए बैलेंस करेंगे। बैलेंसिंग हम लोग हमेशा POAC रूल से करते हैं। रिएक्टेंट में जितने एटम्स होंगे किसी एलिमेंट के उतने ही एटम प्रोडक्ट में भी होंगे। तो यहाँ पर M के 2 एटम है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, रिएक्शन बैलेंस है। अब इसके 1 ग्राम से इसका 0.01186 मोल बन रहा है। तो अगर हम इसका मोल रेशियो देखेंगे तो जितना इसका मोल होगा उतना ही इसका मोल होगा, क्योंकि हमारा मोल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या कहता है, इन ए बैलेंस केमिकल रिएक्शन मोल रेशियो ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज सेम एज रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। यहां पर इसका कोफिशिएंट 1 है, तो जब ये 1 मोल कंज्यूम होगा तो ये 2 मोल कंज्यूम होगा, ये 1 मोल फॉर्म होगा, ये 1 मोल फॉर्म होगा, ये 2 मोल फॉर्म होगा। ठीक है, तो यहां पर इसका मोल कितना हो जाएगा, मोलर मास अगर इसका हम लोग m ले लेते हैं तो मास अपॉन m, मोल ऑफ दिस इज इक्वल टू मोल ऑफ दिस, कोफिशिएंट 1 है ना, तो हम लोग 1 अपॉन m इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.01186। यहां से m कितना आ जाएगा 1, यहां से m कितना आएगा भाई, अरे इसको तो हम 1 अपॉन थोड़ा ना करेंगे, इसको 0.01186, यहां से कितना आ जाएगा 1 अपॉन 0.01186। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। इसको कैलकुलेट करने पर इसकी वैल्यू आएगी 84.3, ये इसका मोलर मास होगा। आप कैलकुलेट करके देखेंगे यही वैल्यू आएगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको अच्छे से करना था, कहीं कुछ ऐसा नहीं है जहां आप नहीं कर सकते हो। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने 2 नई बातें सीखी। एक तो ये सीखा कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड के सॉल्ट से वीक एसिड को फ्री कर देता है, और दूसरा क्या हम लोगों ने सीखा, कार्बोनिक एसिड इज अनस्टेबल एसिड, ये तुरंत वाटर और CO2 में ब्रेक हो जाता है। बाकी ये बात तो आपको पहले भी मैंने बताई है। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 2013 के मेंस में आया है। क्वेश्चन नंबर 18 2013 के मेन में आया है क्वेश्चन। इसमें क्या है, द मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 750 ml of 0.5 m HCl and 250 ml of 2 molar HCl। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इतने आसान क्वेश्चन है कि आप बिना पेन चलाए इसका आंसर बता सकते हैं। देखिए क्या है, 750 ml, ये 750 ml 0.5 मोलर HCl सॉल्यूशन है। इसको हमने मिक्स किया है 250 ml 2 मोलर HCl सॉल्यूशन। आपसे पूछा है जो मिक्सचर है उसकी मोलरिटी क्या होगी, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर में HCl की मोलरिटी क्या होगी। इस क्वेश्चन को तो मुझे लगता है मोस्टली बच्चे कर लेंगे। फटाफट इसका आंसर बताइए, करिए जल्दी से। सारे लोग अपनी कॉपी में करें इस क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन है, बिना पेन चलाए इसका आंसर बताया जा सकता है। देखिए मिक्सचर में मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मिक्सचर
मिक्सचर में मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। इस फॉर्मूले में हम लोग वॉल्यूम को लीटर में भी ले सकते हैं और ml में भी ले सकते हैं। तो यहां पर बेटा क्या होगा? M1 है 0.5 और V1 है 750। हम लोग ml में ले रहे हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में वॉल्यूम की यूनिट सेम होनी चाहिए। तो यहां पर हो जाएगा 2 × 250 अपॉन 750 प्लस 250। कितना आ जाएगा भाई? यहां पर 375 प्लस 500 अपॉन 1000। कितना हो जाएगा? 875 बाई 1000, 0.875 मोलर। मिक्सचर में ये मोलरिटी होगी पॉइंट। तो अभी इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। इतना आसान क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछते हैं, उसके बाद भी नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन करते हो टफ टफ टफ, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम हो जाती है ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आपको ये यकीन नहीं होता है कि हम जेईई मेंस का पेपर कर सकते हैं। अभी आप देखिए, हम लोग 42 इयर्स के क्वेश्चन डिस्कस, अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसे नॉर्मल या मीडियोकर बच्चा ना कर पाए। बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिला। इसलिए आप जब 42 इयर्स के क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस होगा कि जब हमने 42 इयर्स के क्वेश्चंस कर लिए तो इनकमिंग ईयर का क्वेश्चन भी हमसे निकल आएगा, और यही कॉन्फिडेंस आपको सिलेक्शन दिलाएगा। और लेवल आप देख ही रहे हैं किस लेवल में क्वेश्चन आते, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 2016 के मेंस पेपर में आया है। 2016 में एक ही मेंस पेपर होता था, ठीक है ना। 2016 के बाद मेंस पेपर में 2 स्लॉट होने लगे, जनवरी स्लॉट और अप्रैल या मई स्लॉट। ठीक है, तो 2016 के मेंस में ये आया है क्वेश्चन मेन। क्वेश्चन है at 300 Kelvin and 1 atm pressure 15 ml of a gaseous hydrocarbon requires 375 ml of air containing 20% oxygen by volume for complete combustion। तो यहां पर एक हाइड्रोकार्बन है, टेम्परेचर कांस्टेंट है 300 केल्विन और प्रेशर भी कांस्टेंट है 1 atm। यहां पर हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीजन से हम लोग कंबशन करवा रहे हैं, तो CO2 फॉर्म होता है और H2O फॉर्म होता है। देखिए, जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम कंबशन कराते हैं तो कंबशन कराने में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एलिमेंट होते हैं उन सारे एलिमेंट के ऑक्साइड्स बनते हैं, केवल और केवल नाइट्रोजन को छोड़ के। फिर से मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, हेलोजन हो सकता है, और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में कुछ मेटल्स भी हो सकती हैं। तो अभी जितने भी एलिमेंट होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, सारे एलिमेंट के ऑक्साइड बनेंगे केवल नाइट्रोजन को छोड़कर। तो यहां पर आपका हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके CO2 और वाटर बनाएगा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में 2 ही एलिमेंट होंगे, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। ठीक है, तो आपसे ये कहा है कि ये 10 ml आपका हाइड्रोकार्बन है, 10 ml हाइड्रोकार्बन है, और ये हाइड्रोकार्बन एयर के साथ में कंबशन कर रहा है, एयर की प्रेजेंस में कंबशन कर रहा है,
और एयर का 375 नहीं 15 ml, सॉरी 10 नहीं 15 ml, और एयर का 375 ml एयर यूज हो रही है। अभी इस एयर में 20% बाई वॉल्यूम ऑक्सीजन है O2। इसके कंबशन से आफ्टर कंबशन द गैस ऑक्युपाइज 330 ml। अब जब कंबशन हो गया है, आफ्टर कंबशन होने के बाद जो टोटल वॉल्यूम है V टोटल ये है 330 ml। आपसे पूछा गया है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, और प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम हाइड्रोकार्बन को एज्यूम कर लेते हैं। हाइड्रोकार्बन सपोज CXHY है और ये ऑक्सीजन के साथ में कंबशन कर रहा है, कंबशन करके CO2 बन रहा है और H2O बन रहा है, ठीक है। इसमें इसका 15 ml कंबशन कर रहा है। 15 ml से पहले तो हम ये देख लें कि भाई कितना ऑक्सीजन यूज हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पर रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने में यहाँ पर X एटम है कार्बन के, X से मल्टीप्लाई कर देंगे, Y के H हाइड्रोजन के Y एटम है, यहाँ पर Y। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, POHC लॉ से बैलेंसिंग कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन के 2X एटम है और यहाँ पर Y/2, तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, ऑक्सीजन है 2X इधर और Y/2 इधर। यहाँ पर दो ऑक्सीजन के एटम है एक मॉलिक्यूल में, तो आप 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लेंगे, X प्लस Y/4, आप X प्लस Y/4 से यहां मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बैलेंस रिएक्शन हो गई। अब ये बैलेंस रिएक्शन हो गई तो आप ये बताइए, बैलेंस रिएक्शन से तो हम केवल और केवल मोल रेशियो के बारे में बात कर सकते हैं। जल्दी बोलिए कैसे करेंगे। बैलेंस केमिकल रिएक्शन गिव इंफॉर्मेशन of moles of reactants and products. In a balanced chemical reaction, mole ratio of reactants and products is same as ratio of their coefficient. यहाँ पर 1 मोल है, 1 कोफिशिएंट है, तो जब इसका 1 मोल कंज्यूम होगा तो इसका कितना मोल कंज्यूम होगा, X प्लस Y/4 मोल, और ये कितना फॉर्म होगा, X मोल, ये कितना Y/2। क्यों भाई, समझ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कहीं दिमाग इधर उधर हो रहा है। फिर से मैं आपको बता दूं, हम लोग जेई के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन समझना चाहिए और खुद अपने मन से बताना चाहिए कि कैसे। अच्छा बताइए इसके बाद कैसे करेंगे। हमें तो जो दिया है वो वॉल्यूम्स दिए हैं, यहाँ पर एयर दिया है, लेकिन हम लोग 20% बाई वॉल्यूम है, तो यहाँ से ऑक्सीजन का वॉल्यूम, यूज्ड ऑक्सीजन का वॉल्यूम हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ O2 कितना हो जाएगा, 375 इंटू 20/100। इससे ये कैंसल, 575 ml। इसका मतलब जब ये 15 ml कंज्यूम होगा तो वो 75 ml कंज्यूम होगा। और कितना लेफ्ट बचेगा, अभी क्या है, एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, 20% इन्होंने दिया है, बाकी नाइट्रोजन होगा और इनर्ट गैसेस होंगी। तो जो नाइट्रोजन और इनर्ट गैसेस है उसका कितना वॉल्यूम होगा, 300 ml। नाइट्रोजन जो रेस्ट वॉल्यूम होगा
एयर में जो रेस्ट वॉल्यूम होगा वो 375 ml ऑक्सीजन है, 375 में 300 ml नाइट्रोजन और अदर गैसेस है जो कि इस रिएक्शन में, कंबशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। तो यहां पर जो आफ्टर कंबशन टोटल वॉल्यूम दिया है, यहां पर क्या होगा, ये टोटल वॉल्यूम किसके बराबर होगा, जो भाई ये तो पूरा 15 ml कंज्यूम हो गया, पूरा खर्च हो गया, 75 ml ऑक्सीजन भी फुली कंज्यूम हो गई, क्वेश्चन में दिया है कंप्लीट कंबशन, तो वो फुली कंज्यूम हो गई। और अब क्या होगा, यहां पर कुछ लेफ्ट एयर बचेगी। लेफ्ट एयर कितनी होगी, लेफ्ट एयर, जो लेफ्ट एयर है, लेफ्ट एयर ये हो जाएगा 375 माइनस 75, 300 ml। इस 300 ml में आपकी नाइट्रोजन होगी और दूसरी नॉन रिएक्टिव गैसेस होंगी जिनका कंबशन से कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पर जो कंबशन के बाद टोटल वॉल्यूम है, इस टोटल वॉल्यूम में क्या क्या होगा, ये फुली कंज्यूम हो गया, 75 ml ऑक्सीजन चली गई, 300 ml लेफ्ट एयर बची, और यहां से ये भी गैस फॉर्म में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है इसका वॉल्यूम भी तो होगा आफ्टर कंबशन, और वो जो वाटर है वो वेपर फॉर्म में होगा या लिक्विड फॉर्म में होगा, ये हम लोग देखेंगे इस टेम्परेचर से। 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है और लिक्विड का वॉल्यूम हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। क्या समझे, बोलो भाई, जागो, समझ में आ रही है बात। यहां पर अगर ये टेम्परेचर 100 डिग्री से ज्यादा होता तो वाटर वेपर का भी वॉल्यूम आफ्टर कंबशन हम लोग कंसीडर करते। तो यहां पर क्या होगा भाई, इसमें हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट एयर, जो लेफ्ट एयर है उसका वॉल्यूम, और प्लस वॉल्यूम ऑफ CO2। अब लेफ्ट एयर का वॉल्यूम कितना है, 300 ml, तो यहां से 300 प्लस वॉल्यूम ऑफ CO2। अब इसको हम लोग वॉल्यूम ऑफ CO2 निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 30 ml। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन में जब 15 ml हमारा इसका कंबशन होगा तो ऑक्सीजन कितना वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम रेशियो के बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हमें ये बात पता है कि प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब देखिए फॉर गैसेस के लिए हम PV = nRT अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, बोथ आर कांस्टेंट, तो V = nRT/P, ये कांस्टेंट है, इसका मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल। जो मोल रेशियो होगा वही वॉल्यूम रेशियो होगा ओनली फॉर गैसेस। तो यहां पर 15 ml है, तो ये कितने ml कंज्यूम होगा, x + y/4 into 15, इतने ml ये कंज्यूम होगा ऑक्सीजन फॉर कंप्लीट कंबशन। और CO2 कितना फॉर्म होगा, 15x ml। बताइए, वाटर लिक्विड फॉर्म में है इसलिए वाटर के वॉल्यूम का हम लोग कंसिडरेशन नहीं करेंगे। अब ये जो यूज्ड ऑक्सीजन है हम लोगों ने कैलकुलेट की है 75 ml, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 30 ml। यहां से x = 2 आ जाएगा। अब x का वैल्यू हम लोग इसमें रखेंगे तो 5 टाइम्स 2 + y/4 = 5, तो यहां से 3 आएगा और y आ जाएगा 12। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली ये क्वेश्चन एग्जाम में गलत आया था। अक्सर ऐसा होता है जेईई मेंस या एडवांस में
कि कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से या कुछ अन्य रीजंस की वजह से, कुछ अदर रीजंस की वजह से कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग आ जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस के साथ में क्या होता है, जो भी बच्चा उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता है उन्हें बोनस मार्क मिलते हैं। यहाँ पर इस तरह का कोई हाइड्रोकार्बन नहीं होगा, C2H12 टाइप का कोई हाइड्रोकार्बन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। ये क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक है। लेकिन हमें तो मेथड देखना था। फिर से हमारी बात ध्यान से सुनिए। यहां पर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है। 15 ml हाइड्रोकार्बन को एयर की प्रेजेंस में कंबशन कराया गया है। कंबशन में ऑक्सीजन कंट्रीब्यूट करती है, अदर गैसेस का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। इस एयर में 20% ऑक्सीजन है, तो इस 20% ऑक्सीजन से ही कंबशन होगा। बाकी रेस्ट गैसेस आपको पता है, नाइट्रोजन और जितनी भी नॉर्मल गैसेस होती है वो सब एयर में ही एग्जिस्ट करती हैं। तो यहां से हम लोगों ने वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट कर लिया और फिर हमने रिएक्शन लिखी, हाइड्रोकार्बन एज्यूम किया, रिएक्शन बैलेंस की। बैलेंस केमिकल रिएक्शन में जो कोफिशिएंट होते हैं वो मोल रेशियो के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। लेकिन गैसेस के केस में जब प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो मोल रेशियो इज सेम एज वॉल्यूम रेशियो। तो जो मोल रेशियो होगा वही वॉल्यूम रेशियो होगा। ये 15 ml 1 ml कंज्यूम होगा तो x + y / 4 ml ये कंज्यूम होगा। यहाँ पर हमने इसे 15 ml कंज्यूम कराया है, ये इतना कंज्यूम हुआ है। और कार्बन डाइऑक्साइड 15x फॉर्म हुआ है, वाटर लिक्विड है, बिकॉज टेम्परेचर इज लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां से हमने XY का वैल्यू निकाल लिया। हमारा हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या आएगा, हाइड्रोकार्बन इज CX यानी कि C2H12। ऐसा कोई हाइड्रोकार्बन एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन और कार्बन के रेशियो में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2016 में रॉन्ग आया था, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जेईई मेंस में 2015 में आया है, 2015 मेन में। अरे ये तो 15 क्वेश्चन 2015 में, ऐसा नहीं है। यहां पर ऐसा चांस हो गया क्वेश्चन नंबर 15 2015 में आया। तो यहां पर देखिए क्या है, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कॉमर्शियल रेजिन यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग आयन इन वाटर सॉफ्टनिंग। देखो वाटर को सॉफ्ट करने का, आपको पता है हार्ड वाटर, हार्ड वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर, हार्ड वाटर का ये मतलब नहीं जिससे दांत टूट जाए, ये मतलब नहीं है। हार्ड वाटर वो होता है जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, सल्फेट और क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोराइड प्रेजेंट होते हैं। जब कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड प्रेजेंट होते हैं किसी वाटर में तो उसे हम हार्ड वाटर बोलते हैं। और वाटर की हार्डनेस दो टाइप की होती है, एक होती है परमानेंट हार्डनेस, एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस। देखिए कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम इन दोनों के जब सल्फेट, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट ये आयंस प्रेजेंट होते हैं तो उस वाटर को हम हार्ड वाटर बोलते हैं। और हार्ड वाटर हमारे डेली यूजेस के लिए जो काम होते हैं उसके लिए भी परफेक्ट नहीं है और बॉडी के लिए भी परफेक्ट नहीं है। इस हार्डनेस को रिमूव करने का हमारे पास तरीका, दो तरह की हार्डनेस होगी। जब कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होंगे तो टेम्परेरी हार्डनेस होगी, और इस टेम्परेरी हार्डनेस को हम लोग हीट करके रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम बाइकार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर और CO2 बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट फॉर्म में सेपरेट हो जाता है, उसे हम फिल्टर करके सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन क्लोराइड और सल्फेट जब होंगे
तो इन्हें हम हीटिंग से रिमूव नहीं कर सकते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड सल्फेट आर परमानेंट हार्डनेस। इस परमानेंट हार्डनेस को हम केमिकल मेथड से रिमूव करते हैं, जिसके लिए हम कुछ सब्सटेंसेस यूज करते हैं जिन्हें रेजिन बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में यही कहा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कमर्शियल रेजिन, कमर्शियल रेजिन जो है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है रेजिन। ये कमर्शियल रेजिन हार्डनेस को रिमूव करने के लिए एक केमिकल है जिसका फॉर्मूला है C8H7SO3Na। इसका मोलर मास दिया है 206, मोलर मास 206। ठीक है। अब आपसे ये कहा है what will be the maximum uptake of calcium ion by the resin when expressed in mole per gram of resin। इन्होंने कहा है इस रेजिन को जब हम यूज करेंगे तो आप ये बताइए 1 ग्राम रेजिन से कितना मोल कैल्शियम आयन सेपरेट होगा। होता क्या है, ये जो रेजिन है ये कैल्शियम के आयन के साथ में रिएक्शन करेगा, C8H7SO3Na। तो यहां पर आयन एक्सचेंज मेथड होगा। अब इसके साथ में क्लोराइड भी हो सकता है और सल्फेट भी हो सकता है, क्लोराइड भी हो सकता है और सल्फेट भी हो सकता है। तो यहां पर क्या होगा कि कैल्शियम इसके साथ में नॉन सॉल्युबल कंपाउंड बना लेगा और जो सोडियम क्लोराइड या सोडियम सल्फेट होंगे वो हार्डनेस प्रोड्यूस नहीं करते। तो जब इसकी रिएक्शन होगी तो क्या होगा 2Na प्लस और यहां पर बनने वाला है C कैल्शियम C8H7SO3 का होल ट्वाइस। ये हमारी बैलेंस रिएक्शन है। तो आपसे केवल इतना पूछा है कि 1 ग्राम जो रेजिन है वो कितने मोल इसको सेपरेट कर सकता है, कितना मोल इसका निकलेगा। बताइए कैसे करेंगे। इससे सिंपल क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता, लेकिन क्वेश्चन पढ़ने में कितना टफ लग रहा था। जिसको ये बेसिक बातें नहीं पता होंगी कि रेजिन की फंक्शनिंग क्या होती है, उसके लिए शायद टफ हो क्वेश्चन। लेकिन अभी मैंने बता दिया रेजिन क्या करता है, जो परमानेंट हार्डनेस प्रोड्यूस करने वाले साल्ट होते हैं उसके कैटायन के साथ में नॉन सॉल्युबल कंपाउंड बना लेता है, जिससे हम उसे फिल्टर से सेपरेट कर देते हैं। और जो रेजिन का कैटायन होता है वो एनायन के साथ में कंपाउंड बना लेता है और वो कंपाउंड वाटर में हार्डनेस प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है। तो अभी देखिए हम लोग कैसे करेंगे। हमें पता है कि इसका 1 ग्राम में कितना मोल होगा, इसका मोल होगा 1/206। ठीक है। तो इसका इतना मोल इसका होगा तो इसका कितना मोल सेपरेट होगा, इसका मोल हो जाएगा, इसका हाफ होगा 1/2 इंटू 1/206 मतलब 1/412 इतना मोल। और यही तो क्वेश्चन में पूछा है कि 1 ग्राम रेजिन से कितना मोल कैल्शियम सेपरेट होगा, अपटेक होगा। तो यही आंसर है। कितना आसान क्वेश्चन है, केवल थ्योरी ही टफ थी, बाकी उसका सॉल्यूशन और कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान था। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही है 1/412। किसी को कोई प्रॉब्लम, अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट में लिख के मुझे भेजिए, हम उसे सॉल्व करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जेईई मेंस 2015 में आया है, मेंस में।
जेईई मेंस 2015 में क्वेश्चन आया है 3 ग्राम ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल वाज एडेड टू 50 ml ऑफ एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। देखिए एक सॉल्यूशन है एसिटिक एसिड का CH3COOH, एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है और ये कितना सॉल्यूशन है 50 ml, इसका वॉल्यूम है 50 ml और इसका नॉर्मलिटी है 0.06 नॉर्मल। हमने इस सॉल्यूशन में चारकोल डाल दिया 3 ग्राम चारकोल। जब हम इसमें चारकोल डालेंगे तो चारकोल क्या करेगा, सॉल्यूट पार्टिकल को अपने ऊपर एब्सॉर्ब कर लेता है। ये चारकोल है, चारकोल का फंक्शन क्या होता है, चारकोल जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उनको अपनी सरफेस पर एब्सॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो यहां पर इसका कंसंट्रेशन अब चेंज होके पॉइंट, इसकी जो नॉर्मलिटी है फाइनल नॉर्मलिटी वो हो गई है 0.042 नॉर्मल। आपको बताना है द अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड एब्सॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ चारकोल, मतलब 1 ग्राम चारकोल से कितना एसिटिक एसिड का अमाउंट एब्सॉर्ब हुआ है और यहां पर चारकोल का जो वेट है वो 3 ग्राम है। बताइए भाई कैसे करेंगे, जल्दी बोलो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आप सब अच्छे बच्चे हो, सारे जेईई में सेलेक्ट होने चाहिए, सारे जेईई के लिए डिजर्व करते हो। इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करो और अपनी कॉपी में आंसर लिखो, फिर मैं बताता हूं उसे टैली करना। देखिए यहां पर हम लोग सबसे पहले इस सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड के मोल कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग मोल कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहां पर मोल कितने हो जाएंगे, मोल ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH। मोल क्या होता है, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। मोलरिटी कितना है, नॉर्मलिटी जितना होगा उतना ही मोलरिटी होगा। इसकी मोलरिटी होगी 0.06 मोलर, क्योंकि इसका n फैक्टर 1 है। मोलरिटी और नॉर्मलिटी में क्या रिलेशन होता है, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू n फैक्टर, और एसिटिक एसिड का n फैक्टर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहां भी मोलरिटी कितनी हो जाएगी, फाइनल मोलरिटी हो जाएगी 0.042 मोलर। अब यहां पर मोलरिटी कितनी है 0.06 और वॉल्यूम लीटर में 50/1000। 2 से कैंसिल करेंगे 0.3, ये आ जाएगा 0.003 मोल। ठीक है, इसमें देख लेते हैं कितना मोल होगा, फाइनल मोल, फाइनल मोल, फाइनल मोल कितना होगा, फाइनल मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम तो चेंज होगा नहीं, चारकोल केवल क्या करेगा, जो सॉल्यूट पार्टिकल है उनको सरफेस पर एब्सॉर्ब करेगा, सॉल्वेंट से उसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए सॉल्वेंट के जो वॉल्यूम होगा वो चेंज नहीं होगा। तो यहां पर एम लीटर में देखिए फाइनल मोलरिटी कितनी है 0.042 और वॉल्यूम 50/1000। 0.002। अब देखिए एड्सॉर्ब्ड मोल हम लोग देख लेते हैं, एड्सॉर्ब्ड मोल पर ग्राम चारकोल।
पर ग्राम चारकोल। क्या हो जाएगा भाई? 0.003 माइनस 0.002 अपॉन 3, कितना आ जाएगा? 0.001/3। ये इतना मोल हुआ। वेट कितना देख लेते हैं, एब्सॉर्ब वेट। वेट ऑफ एसिटिक एसिड पर ग्राम चारकोल क्या हो जाएगा? 0.001/3 इंटू 60 ग्राम, 20 मिलीग्राम। 20 मिलीग्राम एब्सॉर्ब होगा। ठीक है, बताइए भाई, 20 मिलीग्राम एब्सॉर्ब होगा। यहां पर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है? 4:2 है। अच्छा, ओके 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 ओके। 1 कितना हो जाएगा भाई? 2:1। 30 में से 2:1 19 आएगा। 009 कितना हो जाएगा भाई? ये आ जाएगा यहां पर 18 मिलीग्राम। 18 मिलीग्राम। ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा। कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी कैलकुलेशन में सिली मिस्टेक से मामला गड़बड़ हो जाता है। देखिए यहाँ पर 0.4042 था, हमने 0.04 लिया, उससे गड़बड़ हो गया। तो अभी आपको कैलकुलेशन को बहुत कंसंट्रेट होकर करना है। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 17 सभी लोग ध्यान से देखिए, और बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिलती। जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको ये पता पड़ा, चारकोल जो होता है वो सॉल्यूट पार्टिकल को एब्सॉर्ब कर लेता है। एनिमल चारकोल क्या होता है? कलर्ड सॉल्यूशन को कलरलेस कर लेता है, क्योंकि वो क्या करता है? कलर्ड पार्टिकल्स को अपनी सरफेस पर एब्सॉर्ब कर लेता है। शुगर को जब हम रॉ केन शुगर सॉल्यूशन से प्रिपेयर करते हैं तो पहले रॉ केन शुगर सॉल्यूशन में एनिमल चारकोल ऐड करते हैं। तो वो क्या करता है? जो ब्राउन कलर होता है रॉ केन शुगर सॉल्यूशन का, उसे एब्सॉर्ब कर लेता है। इसीलिए आपको व्हाइट ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन शुगर मिलती है। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि जो चारकोल है वो सॉल्यूट पार्टिकल्स को अपनी सरफेस पर एब्सॉर्ब कर लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 2014 के मेन एग्जाम में आया है। 2014 के मेन एग्जाम में आया है। द रेशियो mass of oxygen and nitrogen in a particular gaseous mixture is 1:4। यहां पर इन्होंने कहा है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो रेशियो है वो 1:4 है। 1:4। और ये रेशियो क्या है? मास रेशियो है। इट इज मास रेशियो। ये मास रेशियो है। तो यहां पर द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स। अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको बताना है रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन।
बताइए भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। मास रेशियो गिवन है, उससे मॉलिक्यूल्स का रेशियो पूछा है, तो हमें पता है अगर मोल रेशियो पता पड़ जाए तो फिर मॉलिक्यूल्स का भी रेशियो पता पड़ जाएगा। तो हम लोग ले लेते हैं लेट वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है x ग्राम, तो यहां से मोल कितना हो जाएगा, मोल हो जाएगा x/32। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा x/32 इंटू Na। सिमिलरली वेट ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा 4x मोल, ये आ जाएगा 4x/28 और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन ये आ जाएगा कितना 4x/28 इंटू Na। अब ये मॉलिक्यूल का रेशियो आपसे पूछा है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स का जो रेशियो होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना आएगा, ये आ जाएगा भाई x/32 इंटू Na और ये 4x/28 इंटू Na। Na से Na कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 7/32, ये रेशियो। यहां आंसर है 7:32, भी आंसर इज करेक्ट। वैसे इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट भी देख के कर सकते थे। यहाँ पर जो रेशियो आपका मास रेशियो है उसमें मोलर मास से डिवाइड करके मोल रेशियो, और जो मोल रेशियो होगा वही मॉलिक्यूल्स का रेशियो होगा। ठीक है, तो इतना सारा कुछ करने की नीड नहीं होती। बात समझ में आई? बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जेईई मेंस में, आपको थोड़ा सा अच्छे से काम करना है और आप फटाफट क्वेश्चंस को कर सकते हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन डिस्कशन में, तो आप कमेंट में मुझे लिख के भेज सकते हैं, हम उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, सारे बच्चों को जेईई में सिलेक्शन लेना है, इसीलिए हम क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। थ्योरी अगर आपको नहीं भी आती है तो क्वेश्चंस में हम इतना आपको थ्योरी बता देते हैं कि आप सारा कुछ समझ सकते हैं। और यकीन मानिए अगर आपने 42 इयर्स के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए तो फिर इनकमिंग ईयर में जेईई मेंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, इवन एडवांस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 जेईई मेंस 2011 का क्वेश्चन है, 2011। अभी क्वेश्चन नंबर 19 में डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया इन 1 kg ऑफ वाटर। देखिए वेट ऑफ यूरिया 120 ग्राम और वेट ऑफ वाटर 1 kg। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का जो डेंसिटी है वो है आपकी 1.15 ग्राम पर ml। ठीक है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन आपसे पूछा है, वेरी सिंपल, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। फटाफट बताइए कैसे करेंगे। आपको मोलरिटी के लिए क्या पता होना चाहिए, आपसे मोलरिटी पूछा गया है, मोलरिटी के लिए आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता होना चाहिए, वेट ऑफ सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट तो गिवन है, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो हम लोग यहां से वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेंगे। वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा,
वेट ऑफ यूरिया प्लस वेट ऑफ वाटर। वेट ऑफ यूरिया क्या है 120 ग्राम, वेट ऑफ वाटर 1000 ग्राम, ये आ जाएगा 1120 ग्राम। ठीक है, यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी गिवन है वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। वेट कितना है 1120 और डेंसिटी है 1.15, इतने ml। ठीक है, अब देखिए मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलरिटी होता है वेट ऑफ यूरिया अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ml में है तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर वेट ऑफ यूरिया है 120 और ये 60, इसका वॉल्यूम 1120 और डेंसिटी ऊपर जाएगी 1.15 इंटू 1000। इसे कैलकुलेट करेंगे 2, आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं तो ये आ जाएगा 1150 अपॉन 560, इस 0 से 0 कैंसिल, तो ये 2 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, 2.2 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा 2.05 मोलर। ठीक है, तो इस तरह से बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ये जेई 2009 का क्वेश्चन है। इसमें अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स ऑफ आयरन, Fe के आइसोटोप्स दिए हैं। Fe के 3 आइसोटोप्स हैं जिनके अबंडेंस दिए हैं। Fe 54, Fe 56, Fe 57, इसका 5% है, ये है आपका 90% और ये है 5%। एटॉमिक मास ऑफ Fe बताया, एटॉमिक मास ऑफ Fe आपको बताना है। तो यहां पर देखिए ये अबंडेंस जो है ये आइसोटोपिक अबंडेंस है, तो ये बेटा मोल का परसेंटेज दिया है, मास परसेंटेज नहीं, मोल का परसेंटेज है। तो यहां पर जो आपका एवरेज एटॉमिक मास होगा, अगर आप 100 मोल ले लेंगे तो 100 मोल में 5 मोल ये होगा, 90 मोल ये होगा और 5 मोल ये होगा। अगर आप इसे 100 मोल ले लेते हैं, मोल एटम, तो ये क्या होगा 5 मोल होगा, 5 मोल एटम, और ये 90 मोल एटम होगा और ये 5 मोल एटम होगा। अभी 5 मोल का जो वेट होगा, इसका वेट कितना होगा 5 इंटू 54 और इसका वेट कितना होगा 90 इंटू 56 और इसका वेट कितना होगा 5 इंटू 57। तो जो 100 मोल एटम है उसका वेट इन तीनों का सम होगा और आपको तो एवरेज एटॉमिक मास निकालना है ना। एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा, सबको ऐड कर दो, टोटल मास अपॉन टोटल मोल। तो एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज मोलर मास
मोलर मास, टोटल मास अपॉन टोटल मोल, टोटल मास अपॉन टोटल मोल। टोटल मास कितना है 5 इंटू 54 प्लस 90 इंटू 56 प्लस 5 इंटू 57 अपॉन 100। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे और जो आएगा वो आपका आंसर होगा। तो अभी देखिए हम लोगों ने आज 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और इन 10 क्वेश्चंस में मुझे नहीं लगता है कि सीरियसली प्रिपरेशन करने वाले किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप अगले लेक्चर में इसके बाद के क्वेश्चंस देखेंगे और सारे बच्चे मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो ताकि सभी का सिलेक्शन हो और आप लोगों का सिलेक्शन करवाना ही मेरा उद्देश्य है। हर बच्चे का सिलेक्शन मतलब मेरी सक्सेस। आप सब लोग अच्छे से पढ़िए और जो भी आपको प्रॉब्लम हो, जो भी आपको डाउट हो, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। आज का लेक्चर इतना ही रखेंगे, इसके बाद का जो डिस्कशन है अगले लेक्चर में रहेगा। ओके, थैंक यू बेटा।